लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। विधायक और नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय विकास ठाकरे जी, उनके साथ में हमारे सहकारी विशाल मुत्तेमार जी आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। आप जानते हैं पूरे देश में मोदी सरकार प्रणीत भाजपा से जिस तरह का दमन, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, इनका किए जा रहा है, उसके खिलाफ निषेध आंदोलन पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा किया जा रहा है। उसी का आज एक विभाग जो है, आज सम्माननीय भूपेश जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आपको अवगत कराएंगे कि किस तरह से जो काले 3 कानून किसानों के खिलाफ और 3 मजदूरों के खिलाफ जो कानून किए गए हैं, उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है, आज नागपुर से भूपेश जी बघेल करेंगे। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा न रहते हुए मुख्यमंत्री सम्मान्य बघेल साहब को विनती करता हूं वो आपको संबोधित करें। नागपुर प्रेस क्लब में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ यशोमती ठाकुर जी जो महिला विकास विभाग के मंत्री हैं, साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं आदरणीय ठाकरे जी, हमारे विधायक भी हैं और शहर अध्यक्ष भी हैं आदरणीय अभिजीत पंजारी जी, आदरणीय लौंडी जी, अतुल जी और विशाल जी और सभी हमारे पत्रकार साथीगण। कल आने से पहले मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश हुआ था कि अभी जो किसानों के खिलाफ जो लोकसभा में और राज्यसभा में विधेयक पारित हुए उसके बारे में यहाँ नागपुर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो उसमें पहले यशोमती जी से, ठाकरे जी से और मोहित्रा दादा से मेरी बात हुई थी। आदरणीय साथियों, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश के विभिन्न वर्ग के लोगों को झटके पे झटके दे रहे हैं। पहला झटका नोटबंदी का था, काला धन तो वापस आया नहीं, बहुत सारे बैंक बंद हो गए। फिर दूसरा झटका जीएसटी का था, दूसरी आजादी के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन बहुत से कारोबारी दिवालिया हो गए। तीसरा लॉकडाउन अचानक घोषित किए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और पैदल अपने घर जाने के लिए बाध्य हुए। अभी फिर से एक झटका उन्होंने दिया है, जो एक काले कानून के रूप में हमारे सामने है। इसके पहले आपने देखा कि एयरपोर्ट नीलाम कर दिए गए, रेलवे स्टेशन नीलाम कर दिए गए और अब बारी किसानों के जमीन पर है। पहला कानून उन्होंने कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसमें उन्होंने कहा एक राष्ट्र एक व्यापार। दूसरा संशोधन उन्होंने किया कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में हम सब जानते हैं। तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया। एक राष्ट्र एक व्यापार, हमने देखा कि 1 नेशन 1 टैक्स नारा दिया, लेकिन जीएसटी में हुआ क्या?
5 स्लैब बने हुए हैं, 0% से लेकर 28% तक। और स्थिति ये है कि जीएसटी के पैसा जो उत्पादक राज्य हैं, उन राज्यों को 5 वर्ष तक के जो अंतर की राशि है उसे देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन इस वर्ष अप्रैल से लेकर आज तारीख तक जीएसटी का अंतर का राशि नहीं मिला है। मेरे छत्तीसगढ़ में 2 किस्त अभी तक के मिल जाना चाहिए था, ये तीसरे किस्त क्योंकि अब सितंबर समाप्त होने वाला, अक्टूबर में मिलने वाला है, तीसरा किस्त भी नहीं मिलेगा। तो करीब 3,000 करोड़ की राशि हमको मिलनी थी जो कि नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि आप बैंक से उधार ले लो, पैसा हमारा, ब्याज हम देंगे। वैसे ही ये कहते हैं एक राष्ट्र एक व्यापार, एक शब्द और जोड़ना था और वो शब्द है दर। एक राष्ट्र है, एक व्यापार है, एक ही कीमत होना चाहिए था, एक ही दर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। इससे किसानों को नुकसान होगा, मंडी आप समाप्त कर देंगे। अलग अलग राज्यों में मंडी के अलग अलग कानून बने हुए हैं जो केंद्र सरकार निर्देश करती है और राज्य सरकार उसे अनुपालन करते हुए अपने नियम में संशोधन करती है, जबकि कृषि है वो राज्य का विषय है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राज्यों से कोई परामर्श नहीं किया, न ही किसान संगठनों से परामर्श किया और सीधा सीधा ये कानून बना दिया। और इससे नुकसान यह होगा कि मंडियों में, मंडी की अपनी व्यवस्था होती थी, मंडी में वही लोग बोली लगा सकते थे जो मंडी लाइसेंस लेते थे। भुगतान 1 दिन से 5 दिन के भीतर में कर दिया जाता था और यदि कोई क्रेता और विक्रेता के बीच में कोई विवाद हो तो मंडी सचिव ही फाइनल अथॉरिटी हुआ करते थे, जो 5 दिन के अंदर में उसे निराकृत कर देते थे। लेकिन अब जो नियम बना है उसमें मंडी शुल्क, मंडी लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मंडी में जाके खरीदी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड के माध्यम से बाहर में आप खरीदी कर सकते हैं। इससे यदि कोई विवाद होता है तो एसडीएम एक पैनल बनाएगा और वो सुझाव देंगे, उसके हिसाब से होगा। वो 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 7 दिन, इस प्रकार से ये कई सप्ताह बीत जाएगा, लेकिन किसान को न्याय नहीं मिलेगा। और यदि लाइसेंस है तो लाइसेंस निरस्त करने की व्यवस्था थी। 5 दिन में यदि पेमेंट नहीं करता तो 5वें दिन उसका निरस्त हो जाता था हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अब पैन कार्ड में आप क्या निरस्त करेंगे? और बाहर में यदि खरीदी बिक्री हुई है तो फिर उसके पकड़ क्या है? यदि किसान ने धान बेचा, गेहूं बेचा, कोई सामान बेचा तो उसके पास आधार क्या है कि उन्होंने बेचा है और इतना सामान दिया है। मंडी में तो ये मंडी एक्ट के माध्यम से ये प्रमाणित होता था कि हाँ ये किसान है, इतना एकड़ जमीन है, इतना धान या गेहूं लाया है और वो खरीदार खरीदता था तो वो पूरा प्रमाणित रहता था। लेकिन अब बाहर, मंडी के बाहर में खरीदी होगी, पैन कार्ड के माध्यम से खरीदी होगी, तो आप कैसे उससे जस्टिफाई करेंगे कि इतना अनाज उन्होंने बेचा या उन्होंने खरीदा, पैसा दिया नहीं दिया, और उसका निराकरण कैसे होगा? तो इसका मतलब ये है कि मंडी को आप समाप्त करना चाहते हैं। और मंडी यदि समाप्त होगा तो मंडी में कार्यरत कर्मचारी, जो जिन प्रदेशों में मंडी की व्यवस्था है, जिसमें हजारों मंडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो पिछले 6-7 दशक से जो मंडी का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अब वो स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। जो अड़थिया काम कर रहे थे, जो तोलिया काम कर रहे थे, जो हमाल काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग
करने की व्यवस्था आपने कर दी, मतलब सीधी सीधी बात है, आप अपने खेत में मजदूर हो जाएंगे, आप मालिक नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यदि सरकार इसमें यह कर देते कि जो एमएसपी तय है उससे नीचे कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ हो सकता था। लेकिन भोले भाले किसानों को, जो हमारे छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान में आधे से अधिक किसान सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं, ऐसी स्थिति में वो जो मंडी तक नहीं आ सकते, उनको कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उसको वो उससे तय होगा, वो चाहे रेट दे न दे। आप देखेंगे जिस प्रकार से अभी फसल बीमा निजी कंपनियों को हाथ में दिया गया था, रिजल्ट क्या है? किसानों को मुआवजा के तहत किसी को 90 रुपया, किसी 3 रुपया, किसी 5 रुपया, किसी 100 रुपया, किसी 500 रुपया बीमा का लाभ मिला, और जो बीमा कंपनियां हैं उसको सैकड़ों करोड़ रुपया का लाभ हुआ इसी देश में। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी उसी प्रकार से, जैसे बीमा किसानों के लिए हानिकारक रहा और निजी कंपनियों के लिए लाभदायक रहा, उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के लिए हानिकारक, और जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगा, उसको मुफ्त में जमीन मिल जाएगी, मुफ्त में मजदूर मिलेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ये तय था कि आप अनाज इतने क्विंटल तक के रख सकते हैं, वो अलग अलग राज्यों में वो सीमाएं अलग अलग तय थी। लेकिन अब जितने भी जो जमाखोर लोग हैं उनको छूट दे दी गई, यदि आपात स्थिति है या युद्ध की स्थिति है, तभी छोड़ के कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज अपने गोडाउन में रख सकता है। इसका अर्थ यह है कि एक बड़ा प्लेयर, 2-4 बड़े प्लेयर देश के, पूरे देश के अनाज को अपने गोडाउन में भरेंगे, कृत्रिम रूप से अभाव पैदा करेंगे और मनमानी कीमत से वो उपभोक्ताओं को अनाज उपलब्ध कराएंगे। आपने देखा है इसके पहले प्याज की स्थिति क्या थी, इसके पहले दाल की स्थिति क्या थी, अरहर दाल कितना मिला, किस दर पे मिला, यह सब आप सबको जानकारी है। और अब स्थिति अनाज पे सस्ते में अनाज खरीदेंगे, गोडाउनिंग करेंगे, और उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर है वो देश के अनाज की कीमत तय करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मार है, किसानों को तो मार पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़े जो मार पड़ने वाला है उपभोक्ता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये जबरदस्त मार पड़ने वाली है कि आपके जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था, वो बिगड़ने वाली है। क्योंकि अनाज की कीमत अब सरकार तय नहीं करेगी, अब वो प्राइवेट प्लेयर तय करेंगे। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम नेहरू जी ने बनाया था। सहकारिता पे भी चोट किया गया है, जो सरदार पटेल ने शुरुआत की सहकारिता आंदोलन, उस पर चोट कर गया। अब बैंकों में जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें भी वो निजी हाथों में चला जाएगा, उसकी भागीदारी रहेगी। अभी तक के जो सरकारी बैंक है वो राज्यों के अधीन होते थे, राज्य के किसान उसमें हिस्सेदार होते थे। अब जो बैंक है वो निजी हाथों में उसकी भागीदारी रहेगी, गवर्निंग बॉडी उनकी होगी, उनके हिसाब से संचालित होगा कि किसानों को कितना लोन देना है या नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये सारे तय करने के काम निजी लोगों के हाथ में, मतलब पूरा कृषि है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरा निजी हाथों में देने की षड्यंत्र इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो इंदिरा जी ने हरित क्रांति लागू किया था उसे भी ध्वस्त करने के षड्यंत्र चल रहा है। तो ये देश के किसानों के लिए, देश के उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा, ये केवल आप किसान के लिए न समझें बल्कि आम उपभोक्ता के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं जो अपने घर खर्च चलाती हैं, अब उनका अर्थव्यवस्था जैसे नोटबंदी के समय बिगड़ा था अब फिर से बिगड़ने वाला है इस काले कानून के माध्यम से। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि
कि हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस काले कानून पर हस्ताक्षर न करें और संसद को वापस भेजें। दूसरा, कांग्रेस किसानों और किसान संगठनों के साथ है और मांग करती है कि तीनों काले कानून को मोदी सरकार तुरंत वापस ले। तीसरा, राज्यसभा में सांसदों के अपमान और नियम कानून के धज्जियां उड़ाने के लिए भाजपा देश से माफी मांगे। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रण। पटेल जी, जो आप बोल रहे हैं कि किसी को कॉन्फिडेंस के लिए एग्रीकल्चर ये स्टेट इशू है। एक 2018 या 2019 में एक सीएम का एक टास्क फोर्स बनाया गया था। उस टास्क फोर्स का मीटिंग के बाद उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया तो उसका आधार किया है, शायद बनाया था, उसके आधार पर ही ये बिल सामने लाया गया। टास्क फोर्स का आप भी शायद मेंबर थे, कमलनाथ भी थे। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को अभी 19/7/2020 को पत्र लिखा। उसमें मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 को जारी कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020 द्वारा कृषक एवं व्यापारी को कृषक उत्पाद को क्रय विक्रय करने की स्वतंत्रता देते हुए मंडी प्रांगण उपमंडी प्रांगण से बाहर विक्रय अधिसूचित कृषि उपज क्रय विक्रय मंडी शुल्क से छूट और बगैर लाइसेंस के स्थायी खाता पैन कार्ड आधार पर क्रय विक्रय करने की। लेकिन मैंने ये भी लिखा है, उल्लेख किया है कि ये राज्य सरकारों द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची 2 की प्रविष्टि 14, 26, 28 और 66 के अनुसार अपने प्रदेश की कृषि उपजों एवं स्थानीय विपणन रीति को दृष्टिगत रखते हुए मंडी अधिनियम बनाकर कृषि उपजों के विपणन के इस प्रकार विनियमित किया गया है और इससे बाजार पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री। 2017 में हम थे ही नहीं। 2017 में कमलनाथ कहाँ रह जाएंगे भाई? 18 में तो सरकार बनी है। 18 में हम लोग जी उसमें कमलनाथ जी और कुमार स्वामी जी थे, कांग्रेस के लोग। कुमार स्वामी कांग्रेस के जेडीयू बीजेपी के 2 सीएम थे कमलनाथ जी भी थे। और ये रिकमेंडेशन वो कमेटी ने किया और उसके लिए बना था बीजेपी का क्लेम है। देखिए, ये लोग तो देखिए क्लेम सीधी बात है। किसानों से बात करना चाहिए था, किसान संगठनों से बात करना चाहिए था। और मुख्यमंत्री से बात करना है तो सभी मुख्यमंत्री से बात करते। आप 5-6 मुख्यमंत्री से क्यों बात कर रहे हैं? कांग्रेस में उस समय 5 राज्य थे तो हम 5 राज्य के मुख्यमंत्री से बात करते हैं। उन्होंने बना दिया, लेकिन किसी की जानकारी थी क्या? चर्चा में आया क्या? ये तो देखिए, जिस निर्णय से पूरे प्रदेश के किसानों पर प्रभाव पड़ने वाला है, इसे तो आम चर्चा होनी चाहिए थी। इसे न केवल किसान बल्कि वो जो अनाज से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उसके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। अब अभी देखिए कि इस अधिनियम लागू होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में हमको 200 करोड़ रुपए मिल जाता था मंडी शुल्क के रूप में, अब मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग और भी बोल रहे हैं कि 2006 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब से ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग जो है इसको अभी कांग्रेस विरोध कर रहे, तो तब से लागू है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नए नए प्रयोग हुए हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, लेकिन उसका असर क्या रहा, उसका अध्ययन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है? यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लाभदायक है, तो रिपोर्ट बताइए। हमारे यहाँ जिस टमाटर का उत्पादन खूब होता है और पल्प बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए वो विशेष प्रकार के बीज उन्होंने किसानों को वितरित की। अब ये हुआ कि टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस रेट में खरीदे नहीं, और कम हुआ तो किसानों पे दबाव। मार्केट में ज्यादा रेट है और किसान के साथ एग्रीमेंट कम का है तो वो किसान तो वैसी मतलब दोनों तरफ से मारा गया है। जो सरकार ने निर्णय लिया है, मोदी सरकार ने, इसका जो कांग्रेस ने विरोध किया उसका भी असर
जी कांग्रेस ने जो विरोध किया उसका कोई असर हुआ नहीं, जीएसटी रहे या नोटबंदी रहे, तो अभी 3 बिल पास हो तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? अगर आप इतना ही बता रहे हैं किसानों के लिए, तो उनका और एक कहना है दूसरी बात है कि एक बिल का प्रोटेक्शन कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के लोग कहना है कि इन्होंने पहले विरोध किया। कांग्रेस के जो इसके मामले में अहमद पटेल जी ने राज्यसभा में जो भाषण दिया है उसको आप पूरा देख लें। ये 18-20 बिंदु पे कांग्रेस का किसानों के मुद्दे पे घोषणा पत्र में इसको शामिल किया गया था और उसमें 2 बिंदु को उठा के कह रहे हैं कि कांग्रेस भी सहमत है। आप पूरा का करिए ना। कांग्रेस ये कहती है कि अभी वर्तमान में करीब 460 वर्ग किलोमीटर के बीच में एक मंडी है एवरेज में पूरे देश में। कांग्रेस ये कहती है कि हर 5-6 गांव के बीच में एक मंडी होना चाहिए। तो क्या इसको मान रही है केंद्र सरकार? कि कांग्रेस तो न्याय योजना भी लागू करने की बात कही। प्रति परिवार 72,000 रुपया मिलना चाहिए, सालाना उसका इनकम होना चाहिए। जो नहीं होता उसका अंतर की राशि सरकार देगी। और ये कौन लोग हैं? यही लैंडलेस लेबर, यही सीमांत कृषक, यही लघु कृषक है जो इस श्रेणी में आते हैं। तो क्या इसको केंद्र सरकार मान रही है? तो आप सुविधाजनक स्थिति पे के 2 बिंदु को उठा के कुछ बात कहें तो गलत है। यदि कोई योजना है, संपूर्ण योजना के हिसाब से आप बात करेंगे तब बात बनेगी। तो ये गुमराह करने की बात है। और जहां तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जो जनता के हित में वो सारे मुद्दे उठा रही है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी के मामले में भी कहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी का विरोध कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने नोटबंदी लागू किया। वो बात कहते हैं कांग्रेस भी जीएसटी लागू करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो जीएसटी लागू करना चाहते हैं उसके अलग तरीके थे और उसके बारे में चिदम्बरम साहब ने, राहुल जी ने अनेक बार मीडिया के सामने बात कही, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। आखिर में क्या हुआ? जीएसटी फेल हो गया। आज जो उत्पादक राज्य हैं, जितना उनको टैक्स मिलता था, जो अंतर की राशि है, उसे देने की बात एक्ट में प्रवानित है। सरकार बाध्य है। जैसे मनरेगा कानून है उसी प्रकार से जीएसटी का भी कानून बना हुआ है। 5 साल तक के पैसे देने के लिए वो बाध्य है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अप्रैल से लेकर आज तारीख तक हमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। हम उत्पादक राज्य हैं, जो उपभोक्ता राज्य हैं उनको ज्यादा फायदा है। जो जीएसटी के जो नियम बने उसे उत्पादक राज्य उसको घाटा था, 5 साल तक के वो जो घाटा है उसका भरपाई करेंगे। लेकिन हमको अभी 3,000 करोड़ रुपए नहीं मिला। तो ये तो एक्ट में जो खुद कानून बनाया उसका पालन नहीं कर रहे हैं। सर ये लोग ये भी बोले कि आपका जो 2019 का जो कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जो बात लिखा गया था, अगर हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, इसका 90% इन्वॉल्वमेंट किया। बिल्कुल नहीं, केवल दो पॉइंट है। 20 बिंदु है जिसमें केवल 2 पॉइंट 10% आप उसको सीधा अनुसार ले रहे हैं। तो हमको तो जनता ने नकार दिया ना, आपको स्वीकार किया है। आप हमारी बात पे क्यों आ रहे हैं? आप अपनी बात कहें। और ये जो मंडी एक्ट जैसे बिहार में 2006 में समाप्त कर दिया गया। बिहार में हालत क्या है? सबसे ज्यादा पलायन कहां से होता है? बिहार से। क्या वहां के लोगों को एमएसपी मिल पाता है? शांता कुमार का रिपोर्ट ये कहता, कमेटी की रिपोर्ट ये कहता, केवल 6% लोगों को एमएसपी का लाभ मिल पाता है। जबकि हम अपने छत्तीसगढ़ में हमने किसानों से वादा किया था, यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे। आज 1850 है, उसके 1700 था, 1750। हम 750 रुपया राज्य सरकार से मिला के दे रहे थे। लेकिन बीच में सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला, यदि आप धान पे बोनस देंगे तो आपके यहां से चावल एफसीआई में नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि चावल हमको देना ही है एफसीआई में। वो मना कर दिए।
तब फिर हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, जिसमें प्रति एकड़ चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उन किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दे रहे हैं। 2 किस्त दे चुके हैं, 2 किस्त और देंगे। भूपेश जी, आप अभी बिहार के बारे में बोली है तो जी? आपको बिहार ये जी टीवी से जीएनपी के लिए खास अमरकांड। बिहार का आपने अभी जिक्र भी किया। बिहार इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल से आपको मिल रही है, आप स्टार प्रचारक करके उतर रहे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्या सिचुएशन रहेगी बिहार में, इसके बारे में? देखिए, बिहार चुनाव के बारे में अभी हाईकमान ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है और इसलिए मुझे स्टार प्रचारक बनाया गया है, नहीं बनाया गया, इसकी मेरी जानकारी। जब स्टार प्रचारक की सूची जारी होगी तो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है। सर, आप लोग इंडिया टीवी से योगेंद्र तिवारी इंडिया टीवी से किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में किसान सड़कों पे है, लेकिन एक भी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री ने ये ऐलान नहीं किया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैबिनेट में इसका विरोध करके अपने राज्यों में नहीं लागू करेंगे। पंजाब के किसान वहाँ पे पंजाब की यूनियन सब बैठे हुए कि कब मुख्यमंत्री इसका ऐलान करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कब ऐलान करते हैं। विरोध आप कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं ऐलान कर रहे कि हम इसको लागू नहीं करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको एक पत्र लिख के बताया और मैंने विरोध किया कि ये राज्य की सूची में कृषि मंडी जो है वो भी राज्य की सूची में है और धारा को उल्लेख किया। अनुसूची 7वीं अनुसूची में उल्लेख के राज्य सूची 2 में इसकी प्रविष्टियां हैं और जिसमें 14, 26, 28, 66 के अनुसार प्रदेश इसमें कानून बनाता है। तो हमने तो विरोध दर्ज किया, पहले ही दर्ज कर दिया है, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हमारा विधानसभा समाप्त हो गया है। हमारा पावर सत्र शुरू हुआ था, 4 दिन चलाए हम लोग। हमारे यहाँ प्रश्नकाल भी हुआ, ध्यानाकर्षण भी हुआ, स्थगन भी हुआ और विधेयकों पर चर्चा भी हुई। इस प्रकार से नहीं हुआ कि प्रश्नकाल ही समाप्त कर दिया जाए। जिस प्रकार सीएए का कानून आया था तब पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे तौर पर कहा था कि केंद्र का ये कानून हमें मंजूर नहीं है, हम अपने राज्यों में इसे लागू नहीं होने देंगे। केरला ने रिजोल्यूशन भी पास किया था। अगर कांग्रेस की मंशा है कि इस कानून का सही मायने में पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए, तो आप लोग अपने अपने कांग्रेस शासित राज्यों में इसको लागू नहीं करेंगे, ऐसा सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते? ये निर्णय भी ले लेंगे, एक एक करके करने दीजिए। अभी हम राष्ट्रपति से अपील कर रहे हैं कि इसमें हस्ताक्षर न करें, लोग से वो वापस कर दें। एक एक प्रक्रिया कर लें, हड़बड़ी क्या है? तो मंशा है नहीं मानने की। ये तो किसानों के, सीधी बात है, किसानों के और राज्य के और उपभोक्ताओं के खिलाफ में लिया गया फैसला है। राज्य सरकार के अधीन जो कुछ भी किया जा सकता है निश्चित रूप से विरोध स्वरूप किया जाएगा। आप जिन संवैधानिक मंचों पर अपील कर रहे हैं, उन संवैधानिक मंचों पर अगर कांग्रेस और विरोधियों की बात नहीं सुनी गई तो कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून का अनुपालन नहीं होगा। देखिए, एक एक करके प्रक्रिया करके हम जा रहे हैं। जिस दिन जो आप कह रहे हैं जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे। ऐसा नहीं हम पीछे हटने वाले हैं या डरने वाले लोगों में नहीं है, हम तो लड़ने वाले लोगों में से। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते रहे और लड़ेंगे, अंतिम समय तक लड़ाई होगी। कानून के दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे। राज्य के अहित हो रहा है, किस आधार पर राज्य के हितों को अनदेखा करते हुए आपने पारित कर दिया, राज्यों को विश्वास में लिए बगैर? हम तो इसका उल्लेख किए हैं, हम इसी आधार पर कोर्ट भी जा सकते हैं। अभी तो हमने इसकी शुरुआत की है, राष्ट्रपति से अपील की है, कांग्रेस की जो मांग है ना, मोदी सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि भी इसको लागू ना करें। बहुत सारे कानून पास हो जाते हैं, सब जरूरी कि सब लागू हो। बहुत सारे कानून बने हुए हैं लेकिन सभी लागू नहीं होते। ये भी देश के किसानों के हित में नहीं है, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। विरोधी पक्ष का कहना है कि राजनीति के लिए कांग्रेस पक्ष सिर्फ विधेयक संसद में पास नहीं होने दे रहा, ऐसे भी आरोप आप पर लगाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, राज्यसभा में तो उसकी बहुमत थी नहीं और जिस तरीके से उन्होंने ध्वनि मत से पारित किया वो तरीका ही गलत था। क्यों वोटिंग नहीं कराया आपने जब वोटिंग मांग रहे थे? तो वो तो काला दिन था संसद के लिए।
थैंक यू। एक सवाल सर, आपके सीमावर्ती मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, अभी तो आपने कहा बिहार की जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन वहाँ की क्या स्थिति लग रही है कि कमलनाथ वर्सेज सिंधिया, क्या लग रहा है अभी आपको? हाँ, ये विषय नहीं है। देखिए, ये विषय तो नहीं है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री से लगातार मेरी चर्चा होती रही थी, और वहाँ यदि ड्यूटी लगाती है ऐसी से तो हम लोग जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभारी आभारी आभारी। हो या Like, share and comment. Clipper 28.